हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल काका क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा क्लास 12 के फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल काका क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ये जो वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज हम अपने टॉपिक की। तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इसको हम क्या बोलेंगे? धारा विद्युत। क्या बोलेंगे? धारा विद्युत। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा ये क्लास जो होगी आपके लिए बाइलिंगुअल होगी, यानी हिंदी मीडियम के साथ साथ आपको इंग्लिश मीडियम में भी डेफिनेशन बताई जाएंगी। तो ये जो वीडियो है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सभी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले, इससे पहले जो यूनिट है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। Here electro means study of charge. Statics means it is at rest. यानी इलेक्ट्रो का मतलब है स्टडी ऑफ चार्ज when it is at rest। यानी electrostatic is the branch of physics in which we study about charge when it is at rest। स्थिर वैद्युतिकी यानी स्थिर प्लस वैद्युतिकी। वैद्युतिकी का शाब्दिक अर्थ है आवेश का अध्ययन, और स्थिर का मतलब आवेश कैसा हो? रुका हुआ हो। तो आवेश की विराम अवस्था का जो अध्ययन है वह क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युतिकी। यानी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम आवेश की विराम अवस्था का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो देखिए, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? धारा विद्युत। तो धारा विद्युत से पहले हमने चार्ज को पढ़ा था। तो चार्ज कैसा था? चार्ज हमारा रेस्ट में था। यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी एक वर्ड है हमारे पास, करंट। क्या है भाई? करंट। करंट का जो मीन्स होता है, करंट मीन्स फ्लो। किसी भी चीज को फ्लो कराना ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें भाई साहब वाटर करंट की, कौन से करंट की? वाटर करंट। तो वहां जो फ्लो होगा वो किसका होगा बेटा? वाटर का होगा। यानी जल धारा। कौन सी धारा? जल धारा। तो जल धारा में फ्लो कौन करेगा? फ्लो का मतलब प्रवाहित कौन होगा? वहां प्रवाहित होगा जल, यानी पानी प्रवाहित हो रहा होगा। तो जब कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाएगा, यानी वो क्या कर रहा है? वो गति कर रहा है। और जब वो गति करेगा तो उसके गति करने को ही हम क्या बोलेंगे? फ्लो बोलेंगे, यानी प्रवाह बोलेंगे। देखो, यहाँ वाटर करंट है, इट मींस वाटर फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में हीट करंट। हीट करंट में कौन फ्लो करेगा? हीट फ्लो करेगी। कौन फ्लो करेगा? हीट फ्लो करेगी। ठीक है भाई। तो करंट मींस क्या है? कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ क्या करे? फ्लो करे, गति करे। लेकिन अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे बेटा? हम यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलेंगे वैद्युत धारा। कौन सी धारा? वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा क्या है? जैसा कि हमने यहां देखा, करंट का मतलब किसी भी चीज का बहना। क्यों भाई सचिन? किसी भी चीज का बहना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? चार्ज। तो यहाँ कौन फ्लो करेगा? कौन प्रवाहित होगा? यहाँ आवेश प्रवाहित होगा। कौन प्रवाहित होगा? आवेश प्रवाहित होगा। तो किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा बोलेंगे। देखिए, पहले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, द रेट ऑफ, इसको साफ कर देता हूं भाई, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज with respect to time is called इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसका फ्लो? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। वैद्युत धारा क्या है? वैद्युत धारा क्या है? किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन। प्रवाहित करा रहे हैं किसको? आवेश को। आवेश के प्रवाह की समय दर को ही हम क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? ठीक है ना भाई? तो चलिए इसके हम डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले देखेंगे, किस जगह पर हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अब बात करेंगे हम इसके डिफरेंट फॉर्मूले के। देखिए, ये आपका, इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इन टाइम टी, दूसरा एट टाइम टी। जहां हम इन टाइम टी यानी टी समय में और एक टी वे समय में, तो जब हम इन टाइम टी निकालेंगे, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लिख सकते हैं आई एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और एट टाइम टी हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। देखिए, डी क्यू अपॉन डी टी लिखा है, इट मीन्स यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी, और यहां हमने क्या लिख दिया? क्यू। तो इसका मतलब है कि चार्ज का टाइम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी द डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, विच इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब है तात्कालिक वैद्युत धारा। कौन सी धारा? तात्कालिक वैद्युत धारा। तो ये क्या चीज है भाई? चीज को समझे, डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम is called instantaneous करंट। हिंदी। अभी हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन इक्विवेलेंट रहता है आपका स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है? ढाल। ढाल कैसे समझो? जब भी हम चार्ज और टाइम के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करें, इसको ड्रॉ करें, ग्राफ को ड्रॉ करें, तो इनके बीच में जो ढाल होगा, स्लोप होगा, वो
इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? यानी द स्लोप ऑफ ग्राफ QT रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस करंट। जहां हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे होंगे, डिफरेंशिएशन किस किस का, चार्ज का और टाइम का, तो जो जो डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करेगा वही कौन रिप्रेजेंट करेगा, वही ढाल रिप्रेजेंट करेगा। यानी चार्ज और टाइम का जो ग्राफ होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, इंस्टेंटेनियस करंट के इक्वल होगा, यानी तात्क्षणिक धारा के बराबर होगा। क्लियर है? और दूसरा यहां हमारे पास क्या है, I इज इक्वल्स टू dq/dt। इसके नीचे मैं अगर एक मान लूं तो dq बराबर ये हो जाएगा आपका I dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट मीन्स समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा dq बराबर I dt। यानी जब हम I का समय t के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, I का समय t के सापेक्ष समाकलन करने पर हमें आवेश का मान प्राप्त होगा। यानी द इंटीग्रेशन ऑफ I विद रेस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू चार्ज, इसके बराबर होगा चार्ज के। और जैसे हमने यहां लिखा हुआ है क्या, डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन इक्विवेलेंट होगा, तुल्य होगा किसके, स्लोप के। इसी प्रकार हमारा इंटीग्रेशन मींस समाकलन इक्विवेलेंट होगा किसके, एरिया वाले बच्चे सुनेंगे बेटा ध्यान से, अपने आप लिख लेंगे कॉपी में, मैं बोल रहा हूं क्या है भाई साहब। आवेश Q का समय t के सापेक्ष अवकलन तात्कालिक वैद्युत धारा या तात्क्षणिक वैद्युत धारा कहलाता है। अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट को एवरेज करंट के फॉर्म्स में, इंस्टेंटेनियस करंट के फॉर्म में, यानी औसत धारा और तात्कालिक धारा के रूप में। जनरली जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे तो I इज इक्वल्स टू Q/T देखेंगे। देखिए यहां हमारा Q क्या है, चार्ज। अगर हम Q की वैल्यू हम पुट करें तो Q इज इक्वल्स टू होता है NE। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, NE। तो यहां जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो I इज इक्वल्स टू NE/T हो जाएगा। कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू NE/T। यानी दिस इज द करंट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यह वैद्युत धारा का सूत्र है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पदों में। क्लियर? इसके पदों में अगर आपसे कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक करंट गिवन हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाए, वैद्युत धारा दी हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे क्या हो, पूछी जाए, तो आप क्या करेंगे, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके NE इज इक्वल्स टू IT और N की वैल्यू क्या हो जाएगी, IT/E हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, N इज इक्वल्स टू IT/E। ठीक है ना भाई? अब देखेंगे आगे, अगर हम बात करें यहां पर इसके यूनिट की, तो देखो चार्ज का जो यूनिट होगा, चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। आवेश का मात्रक तो कूलम और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो इसका एक यूनिट तो आपका बन जाएगा कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट को सॉल्व करेंगे तो चार्ज आपका मिली कूलम में या माइक्रो कूलम में या पिको कूलम में दिया हो, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कूलम। इन द सेम वे अगर आपको टाइम मिनट में गिवन है, आवर में गिवन है, यानी घंटे में दिया है, तो आपको चेंज किसमें करना पड़ेगा, आपको चेंज करना होगा सेकंड में। जैसे अगर ऐसे दिया जा रहा है कि 1 मिनट में 30 कूलम का आवेश, तो आपको मिनट को किसमें चेंज करना होगा, सेकंड में। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड, 60 सेकंड।
तो 60 से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। दूसरा, हम कूलम पर सेकंड को ही क्या लिख सकते हैं, एम्पियर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एम्पियर। क्या लिख सकते हैं, एम्पियर। अगर आपसे एसआई यूनिट पूछा जाए, कौन सा यूनिट पूछा जाए, एसआई यूनिट पूछा जाए, दैट इज एम्पियर। हियर 1 एम्पियर is equals to 1 coulomb पर 1 सेकेंड। अगर आपको एम्पियर डिफाइन करना पड़े, अगर आपको एम्पियर को डिफाइन करना पड़े तो आप कैसे डिफाइन करोगे। देखिए, यदि हम किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो करें, यदि किसी कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करें तो उसमें से फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर कहलाएगी। If the 1 coulomb of charge is flowing till 1 second या flowing in 1 second, the amount of current will be said 1 एम्पियर। यानी 1 कूलम के आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने में जो धारा प्रवाहित होगी वह 1 एम्पियर कहलाएगी। कितनी कहलाएगी, 1 एम्पियर। क्लियर। आगे हम बात करेंगे, एक होता है EMU ऑफ करंट। तो EMU ऑफ करंट क्या होता है भाई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। और 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1/10 EMU होता है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1/8 एम्पियर। क्या लिख सकते हैं, 8 एम्पियर। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, एक ESU भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ करंट। और ये होता है 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर कितनी होती है भाई, 3 इंटू 10 की पावर 9। कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। ESU मीन्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर मैं बात करूंगा यहाँ किसकी, डायमेंशनल फॉर्मूले की, यानी विमीय सूत्र। क्या बात करेंगे बेटा लोग को, विमीय सूत्र। इंग्लिश में इसको हम प्यार से बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। अब देखो बेटा, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसको जब डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, ए से। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो किससे लिखेंगे, हम उसको ए से लिखेंगे। किससे लिखेंगे भाई, ए से लिखेंगे। क्लियर। अब बेटा, ये राशि आपकी क्वांटिटी कौन सी है, ये वेक्टर है या स्केलर है, इस चीज को देखेंगे। इस चीज को देखने से पहले हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी डायरेक्शन की। इसकी बात करेंगे डायरेक्शन की। डायरेक्शन मींस दिशा। देखिए भाई, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा इट इज जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा होगी किसकी, वैद्युत धारा के प्रवाह की। देखिए, हियर दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। यहां पॉइंट ए है आपका और ये बी। अगर आपके इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहे हैं तो आपकी करंट बेटा बी से ए की ओर जाएगी। ठीक है भाई। यानी वैद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। The flow of electric current is just opposite to the flow of number of electrons. Clear?
दूसरा, जब हमारे पास कोई भी सेल है, दिस सेल और मे बी अ बैटरी इज सेंडिंग एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस R1, तो यहां जो फ्लो ऑफ करंट होगा, देखो इसको हम पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम हायर पोटेंशियल बोलेंगे, और जो छोटा आपको टर्मिनल दिखाई दे रहा है, नेगेटिव टर्मिनल दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। तो जो फ्लो ऑफ करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, यानी वैद्युत धारा का प्रवाह सेल से बाहर, कहां बेटा, इस पॉइंट को याद रखोगे आप, दिस इज द सेल, और इस सेल से बाहर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो ऑफ करंट होता है। कहां से? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। आपने क्लास 11th में हीट चैप्टर में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, कंडक्शन। तो जो हीट का फ्लो होता है वो सदैव हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर, यानी ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। और एक आप घर पे अपने इजीली एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जब भी घर में कोई दूध या पानी फैल जाता है तो आपने क्या देखा होगा कि जो ऊंची सतह है, हायर पॉइंट, ऊंची सतह से नीची सतह यानी ढलान की ओर किसी भी कोई भी वस्तु तरल पदार्थ फैलता है। तो ऐसे ही यहाँ आपका हायर टेम्परेचर ना होकर यहाँ क्या है, आपका हायर पोटेंशियल है। हायर पोटेंशियल मीन उच्च विभव, उच्च विभव से वैद्युत धारा निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर? इन सेल, अगर आपको आउट ऑफ द सेल करंट आपकी प्लस से माइनस की ओर, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। लेकिन अगर आपसे ये पूछी जाए इन सेल के अंदर धारा आपकी माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होगी। अब देखें भाई, देखो इलेक्ट्रिक करंट में बेटा, इलेक्ट्रिक करंट में आपने क्या देखा कि इसमें भाई साहब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यानी बेटा परिमाण भी है और दिशा भी है। अगर आपने वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन केवल इतना पढ़ा है कि वे राशियां, सदिश राशि की डेफिनेशन अगर केवल आपने इतनी पढ़ी है कि वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा होती है वे राशियां सदिश हैं, तो आप यहां जाकर टेंशन में आ जाएंगे, यहां जाकर आप डाउट में आ जाएंगे, क्योंकि वैद्युत धारा में आपका परिमाण भी है बेटा और दिशा भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्लियर? लेकिन एक्चुअल में वैद्युत धारा आपकी कैसी राशि मानी जाती है? स्केलर राशि मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? स्केलर यानी अदिश। ऐसा क्यों? देखिए एक्चुअल में जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है? दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, एंड these quantity follow the vector law of addition, यानी ये राशियां ये सदिश नियमों का पालन भी करती हैं। देखिए सदिश योग का नियम क्या है भाई? जैसे अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है परिमाण, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए भाई यहां हमारी 4 एम्पियर की करंट आ रही है बेटा, और यहां बेटा 3 एम्पियर की करंट आ रही है। कितने एम्पियर की करंट आ रही है बेटा लोग को? 3 एम्पियर की। देखिए वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसको, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? 4 एम्पियर एंड 3 एम्पियर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत। कैसे हैं? लंबवत। और जब लंबवत होंगे यानी थीटा की वैल्यू बेटा क्या होगी? 90।
तो देखो एक ही जगह पर आपने क्या रखा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2, 4 इंटू 3 इंटू कॉस 90, और cos 90 इज इक्वल टू 0। जीरो से यहां तक मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, और अंडर में क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर बेटा बोलो कितना, 16 प्लस 9 इट विल बी 25, 25 को हम बाहर निकालेंगे तो 5। लेकिन जब ये यहां से करंट जाएगा तो 4 और 3 जुड़कर कितना हो जाएगा 7। इट मींस ये आपका जो जनरल अलजेब्रिक लॉ है, जो सामान्य बीजगणितीय योग का जो नियम होता है उसको फॉलो कर रहा है। इट मीन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये सदिश योग के नियम को पालन नहीं कर रहा है। और जब ये नहीं पालन कर रहा है तो फिर इसको हम सदिश राशि ना बोलकर हम इसको अदिश राशि कहेंगे। कौन सी राशि कहेंगे भाई इसको, राशि होगी है आपकी कौन सी, अदिश। लेकिन ध्यान देंगे अगर आपके कहीं भी ऑप्शन में टेंसर वर्ड आपको दिखाई देता है, कौन सा, टेंसर, या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रदेश राशि, तो आप इसमें प्रदेश भी टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों है तो टेंसर सही होगा, टेंसर ऑप्शन में नहीं है देन आप अदिश टिक करोगे। क्लियर है? तो इस प्रकार आपकी वैद्युत धारा कैसी राशि हो गई, अदिश राशि होगी। आपने यहां देखा कि सदिश होने के लिए जरूरी नहीं है कि केवल और उसमें परिमाण और दिशा हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करनी चाहिए। जो लोग इसको नोट करना चाहें, जो स्टूडेंट नोट करना चाहें वो इसको नोट करें, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट। इस वीडियो में हमने बात की केवल और केवल इलेक्ट्रिक करंट की, यानी वैद्युत धारा की। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगा होगा, आपके लिए लाभदायक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ के, जितने भी क्लासमेट 12th में हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कोई भी है, जैसे जेईई मेंस है, नीट है, या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां फिजिक्स आती है, तो आप उन सभी स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनके लिए ये फायदेमंद हो सके। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।